लेकिन प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब की बार ओबीसी सरकार कई मंचों पर इस तरह की बातें रख चुकी है सरकार सामने। यूपी से जिन चेहरों को लेकर आए गए केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उनको भी बताते हुए यही रखा गया कि ओबीसी और पिछड़े समाज को हमने जगह दी अपने मंत्रिमंडल में। फिर जातिगत जनगणना की मांग खुद आपके भी सांसद अगर मुखर होकर उसकी मांग कर रहे हैं, आपके एनडीए के सहयोगी मांग कर रहे हैं, समूचा विपक्ष जिसमें ज्यादातर तादाद चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो या फिर आरजेडी की हो, कई ऐसे दल हैं मांग कर रहे हैं, तो फिर डर और दिक्कत किस बात की है प्रेम शुक्ला जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक जन कल्याण के निर्णय को लेते समय डर शब्द को जो है अपने शब्दकोश में नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया है। जो इस देश का शोषित दमित समाज रहा है, जिसका आर्थिक आधार कमजोर रहा है, जो सामाजिक तौर पर जो है पिछड़ा रहा है, ऐसे समाज को सशक्त करने के लिए 27 मंत्री, आप कल्पना कर सकते थे कि एक ऐसी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गठित की है जिसमें जो है 27 पिछड़े, 20 जो है अनुसूचित जाति जनजाति और 11 महिलाएं, यानी सबसे अधिक इस सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? जो कमजोर कहा जाता है, ठीक है, जो पिछड़ा तो है, करवा लीजिए, जिसको जो है लैंगिक आधार पर कभी आपने जो है कमजोर रखा, कभी सामाजिक जाति के आधार पर बता रहे हैं कि हमारी सरकार ओबीसी की सरकार है, तो जातिगत जनगणना से हमारी परहेज नहीं क्यों है प्रेम शुक्ला? लेकिन दिक्कत हमारे जब संविधान ने बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की संरचना करते समय इन विषयों पर जब अध्ययन किया, तो संविधान के अधिकांश जो है सदस्यों का यह मत था, और कालांतर में भी ये राजनीतिक तौर पर सरकार की नीति भी रही है कि यदि हम जातियों को सशक्त करना चाहते हैं या जातियों को खत्म करना चाहते हैं, तो जातियों को सशक्त नहीं करना, हमको जो है जातियों से इतर समाज को खड़ा करना है, जिसमें जो है कोई पीछे न रह जाए, किसी जाति का व्यक्ति पीछे न रह जाए, उसको शक्ति दी जाए, सत्ता के शीर्ष पद में हिस्सेदारी दी जाए, मेडिकल कॉलेज में हिस्सेदारी दी जाए, हायर एजुकेशन में उसको हिस्सेदारी दी जाए। और ये हिस्सेदारी आपको ध्यान होगा 1950 के दशक में काका कालेलकर जी से लेकर मंडल आयोग तक कौन विरोध करता रहा, और 2011 में पी चिदम्बरम जी का संसद में क्या उत्तर है, कृपया देख लीजिए। केसी त्यागी साहब, सीधा से सवाल है ना, वो कह रहे हैं कि सशक्त करने का काम तो हमारी सरकार कर ही रही है पिछड़ों को, फिर जातिगत जनगणना की क्या जरूरत है, जिसकी मांग आपकी पार्टी की ओर से भी पुरजोर तरीके से की जा रही है? चित्रा जी, मैं सबसे पहले सभी दलों एवं समाज के सभी वर्गों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि नीट परीक्षा में 27% ओबीसी, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों, और अब जो मंडल 2 की शुरुआत हुई है उसको सहजता के साथ और सहिष्णुता के साथ बर्दाश्त किया है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंडल 1 में भी रह चुका हूं, मैं लोकसभा में था उस समय जब 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू हुआ था जी, और उसको लेकर के अधिकांश दल और समाज के समूह विरोध कर रहे थे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि उस समय मोहन भागवत जी का भी कोई वक्तव्य देखने को मिला था बिहार चुनाव में, लेकिन आज होसबल साहब के वक्तव्य से मैं प्रसन्न हुआ हूं कि समाज में असमानता रहने तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भी हमारे कुछ मित्र 1990 में जब राजीव गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था अविश्वास का, तो उनका जो स्वर था वो भी मंडल के लिए कटु था। मुझे प्रसन्नता है कि समूची कांग्रेस पार्टी एक स्वर से इस पर बोल रही है, और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको लेकर के संविधान में भी व्यवस्था थी और मंडल कमीशन की बुनियाद यही थी। इसका मैं चित्रा जी थोड़ा सा बताऊं आपको कि अभी भी 27% के आरक्षण के बाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सैंक्शनड पद हैं 45%, उसमें से 55% ओबीसी के पद खाली पड़े हैं। एक भी सेक्रेटरी ओबीसी वर्ग का सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। तो आप सरकार में ना केसी त्यागी साहब, फिर इस बात का रोना क्यों? देखिए, आप इतने सीनियर लीडर हैं केसी त्यागी साहब, लेकिन दूसरी तरफ आप सरकार में हैं, आप बोलिए ना सरकार से कि पद भर दे,